हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हमारा जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला जो चैप्टर है उसका ये लगभग अंतिम कॉन्सेप्ट बचा था। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको एनसीईआरटी की बुक में देखा तो ये काफी डिटेल में दे रखा है उसमें। इस कॉन्सेप्ट का जो नाम है आज जो हम पढ़ रहे हैं, किशोर अवस्था, अंग्रेजी में बोलते हैं एडोलेसेंस स्टेज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा के अंदर क्या आ सकते हैं, है ना। पहले हम उस पर डिस्कस करते हैं। छोटा प्रश्न आ सकता है 2 नंबर का, जिसमें इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ये किशोर अवस्था क्या है, ठीक है, व्हाट इज एडोलेसेंट स्टेज। इसके अलावा एक बार 12th के बोर्ड के एग्जामिनेशन में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मनुष्य का व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, द बिहेवियरल स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर आता है मनोविज्ञान, अंग्रेजी में बोलते साइकोलॉजी। वो भी इस एडोलेसेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा जो 4 नंबर का क्वेश्चन कभी आएगा तो क्वेश्चन आ सकता है किशोर अवस्था क्या है, इसकी प्रमुख समस्याएं लिखिए। व्हाट इज एडोलेसेंट स्टेज, राइट इट्स जनरल और कॉमन प्रॉब्लम्स। ठीक है, या प्रॉब्लम ना पूछे कभी तो ये पूछ सकते हैं किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट स्टेज। ठीक है, तो ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो बहुत सरल कॉन्सेप्ट, बट समझना पड़ेगा, समझ के ही हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन समझाते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी। जो एक साइंटिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट, कारमाइकेल, उन्होंने किशोर अवस्था को इस प्रकार से परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि किशोर अवस्था जीवन का वह काल है जहां पर एक बाल्य अवस्था से जो बालक या बालिका वयस्क अवस्था में प्रवेश करता है। मतलब किशोर अवस्था एक ट्रांजिशन फेज है। मतलब इस फेज के पहले एक जो चाइल्ड रहता है वो कहलाता है, वो रहता है मतलब बालक, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं इनोसेंट चाइल्ड रहता हो। और इस स्टेज में कहलाता है वो एडोलेसेंट। और इसके बाद हमारा लाइफ का जो फेज स्टार्ट हो जाता है वो स्टार्ट हो जाता है वयस्क अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट फेज। तो ये दो फेज के बीच की संक्रमणकारी अवस्था है। मतलब इट इज ए ट्रांजिशन फेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। मतलब बाल्य अवस्था और वयस्क अवस्था के बीच का संक्रमण काल किशोर अवस्था कहलाता है। इंग्लिश में क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू कारमाइकेल, एडोलेसेंस स्टेज इज ए स्टेज ऑफ ट्रांजिशन या पीरियड ऑफ ट्रांजिशन वेयर ए चाइल्ड इंटर इनटू एडल्ट स्टेज। मतलब जहां पर एक किशोर अवस्था का जो बालक या बालिका वयस्क अवस्था में इंटर करता है। ये कारमाइकेल जो थे ना, साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। इस फेज में जो बच्चे रहते हैं वो काफी एनर्जेटिक होते हैं। मतलब एंथुजियाज्म,
मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं उत्साह, इस जीवन की इस अवस्था में चरम पे होता है। बट इस एंथुजियाज्म को यदि प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर लर्निंग ना मिले तो वो आगे जाकर अपना पूरा फ्यूचर स्पॉइल कर लेता है। मतलब इस जीवन की इस अवस्था में आपको विशेष मार्गदर्शन और सीखने की आवश्यकता होती है, तभी जाकर आप एक जिम्मेदार अच्छे नागरिक बनोगे। अब इस फेज में क्या क्या ऐसी विशेषताएं होती है, क्या क्या ऐसी समस्याएं होती है जिनसे एक किशोर बालक या बालिका ग्रसित होते हैं। एक जो कारमाइकेल थे, उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था इसमें कि एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ एक्सेसिव प्रॉब्लम, मतलब इट इज एज ऑफ प्रॉब्लम, यह समस्याओं का काल है। मतलब यहाँ पर जो बच्चा रहता है वो चारों साइड से प्रॉब्लम से घिरा रहता है, और उन प्रॉब्लम्स को डील करने में, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसके पेरेंट्स, उसके जो गाइडिंग टीचर्स और सोसाइटी, तीनों का बड़ा योगदान होता है। तीनों मिलकर यदि उसका मार्गदर्शन करे, मतलब माता पिता, समाज और शिक्षक, तब जाके व्यक्ति एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। अदरवाइज इस स्टेज में जो बच्चे रहते हैं इतने बिगड़ जाते हैं कि वो फिर माता पिता, समाज और शिक्षक तीनों को किसी प्रकार से सहयोग नहीं करते हैं और अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। मतलब दे स्पॉइल देयर एंटायर लाइफ। तो इस फेज में क्या क्या ऐसी विशेषताएं होती है, मतलब क्या क्या ऐसी लक्षण है, तो हम इसको दो कॉन्सेप्टों में पढ़ेंगे, लक्षण और या विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर उनकी प्रॉब्लम्स, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विशेषताएं समझा रहा हूं, मतलब लक्षण, गुण। तो सबसे पहली जो विशेषता होती है, पहली होती है पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। मतलब जैसे मैंने अभी कहा था कि ये संक्रमण का काल है, जहां पर जो बच्चा रहता है वो बालक रहता है और उसके बाद, इस फेज के बाद, वो वयस्क अवस्था में प्रवेश करता है। लड़कियों के लिए ये फेज 12 से 15 साल की होती है और बॉयज के लिए ये 14 से 16 साल का ये फेज होता है। तो ये फेज, जैसे मैंने डेफिनेशन में ही बता दिया था आपको, कि यहाँ पर ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड, मतलब बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की संक्रमणकारी अवस्था है। तो इट इज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। सेकंड, इट इज ए पीरियड ऑफ इमोशनल इनस्टेबिलिटी, मतलब भावनात्मक अस्थिरता की समस्या है। इस फेज में जो बच्चे रहते हैं वो इमोशनली काफी इनस्टेबल होते हैं, मतलब उनको, उनमें नए नए भावनाएं, नए नए संवेग उनके अंदर जनरेट होते हैं। वो किसी भी चीज को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते, मतलब किसी भी चीज को लेकर एक अलग ही, मतलब जो मान के चलना क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। उनको कोई भी ब्लफ भी कर देता है, कोई उनको गलत चीज भी बता रहा, बट वो उनको
उस फेज में सही लगेगी, और अगर कोई व्यक्ति सही चीज उनको बता रहा है तो वो उनको गलत लगेगी। तो इसे इसलिए कहते हैं इसको पीरियड ऑफ इमोशनल इनस्टेबिलिटी। फिर उसके बाद एज ऑफ एक्सेसिव प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में बताया था, ये अत्यधिक समस्याओं का काल है। जो इनकी समस्या हम पढ़ेंगे उसमें आपको ये पॉइंट हो जाएगा। इट इज ए पीरियड ऑफ सेक्स अवेकनिंग। सेक्स अवेकनिंग क्यों है? क्योंकि इसी फेज में बच्चों के अंदर सेक्स हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। गर्ल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और बॉयज के अंदर एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इसलिए उनमें सेक्स अवेकनिंग होने लगता है, मतलब उनमें लैंगिक उत्तेजना होने लगती है। इट इज एज ऑफ एक्सुबरेंट इमेजिनेशन, मतलब इसमें बच्चा बहुत ही कल्पना करता है, अलग अलग तरह की कल्पनाओं के लोक में वो खोया रहता है। जैसे कोई उससे बोल देता है कि डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर की ड्रीमिंग करने लगता है। कोई बोल देता है उससे कि आईएएस बनना है तो आईएएस की ड्रीमिंग करने लगता है। ठीक है, वो बस इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता कि मैं ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा बन जाऊंगी। बट कोई भी गोल को है अगर अपने को हासिल करना है, सपोज यू वांट टू बी ए डॉक्टर, यू वांट टू बी ए आईएएस, यू वांट टू बी ए इंजीनियर, यू वांट टू बी ए टीचर, यू वांट टू बी ए साइंटिस्ट, तो आपको प्लानिंग के साथ साथ उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। मतलब योजना और योजना का क्रियान्वयन दोनों कार्य करना पड़ेंगे, जब जाके आप इसमें सक्सेसफुल होंगे। फिर उसके बाद है इट इज ए रिकैपिचुलेशन ऑफ इन्फेंसी, मतलब ये शेषवा अवस्था के पुनर्जागरण की अवस्था है। मतलब इसमें बच्चे जो रहते हैं, किशोर अवस्था के बालक बालिकाएं, काफी हठधर्मिता दर्शाते हैं। हठधर्मिता का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं बाल हट। जैसे एक बच्चा रहता है, छोटा सा बच्चा है, वो अगर मान के लो खिलौने की दुकान के बगल से निकल रहा है, उसके पेरेंट्स उसे ले जा रहे हैं, है ना, तो वो खिलौना देख के जिद करने लगता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए। और जब उसके माता पिता के नहीं 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 ये तेरा काम का नहीं है, खराब हो जाए, ऐसा ऐसा, तो वो जिद करने लगता है, रोने लगता है। ठीक इसी प्रकार से किशोर अवस्था में बच्चे जो रहते हैं ना, वो उसी फेज को रिपीट करते हैं, और वो क्या होते हैं, जिद्दी हो जाते हैं। और इसके कारण से उनको ये उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसके एज का। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। अब इस फेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं क्या है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बार बार कह रहा हूं, इट इज एन एज ऑफ प्रॉब्लम्स, ये समस्याओं का काल है। किशोर अवस्था मतलब खतरनाक अवस्था जीवन की, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मॉरल प्रॉब्लम्स, नैतिक समस्याएं। नैतिक समस्याएं जो रहती है हमारे सोसाइटी, हमारे समाज, हमारे रिलीजन, हमारा जो जेंडर है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है मॉरल प्रॉब्लम्स, नैतिक समस्या। इसमें क्या होता है, बच्चे को समाज, माता पिता जो रहते हो उसे बोलते कि ये हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, ये हमारे समाज के मूल्य हैं, है ना। और वो बच्चा क्या होता है, वो अलग ही सोचता है। वो ये सोचता है कि ये सब घिसी पिटी बातें हैं। अब आजकल कहाँ जात पात, कहाँ समाज, कहाँ सोसाइटी, मैं तो अलग ही एक अपना जीवन जीऊंगा। तो वो क्या होता है, कभी कभी समाज के मूल्यों को, सोसाइटी के जो वैल्यूज हैं उनको बाइकआउट करता है। और वो इस एज में वो क्या होते हैं, बच्चे उग्र हो जाते हैं, और वो दे डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड रूल्स ऑफ देयर
स्पेसिफिक कास्ट, रिलीजन और जेंडर। तो ये सारी समस्याएं मॉरल प्रॉब्लम्स में आती है। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब लिंग भेद की समस्या। ये अपने भारत जैसे देश में बहुत ज्यादा है। यहाँ पर क्या होता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मतलब लिंग भेद के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद किया जाता है। मतलब समाज जो रहता है अपना, आज भी अपन बोलते कि हम लोग इतने 21वीं सदी में आ गए, है ना, हमने, हमारे देश ने इतना विकास कर लिया, हम लोग ये कर चुके हैं, ठीक है ना। बट आज भी समाज में लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि लड़के तो क्या होता है, परिवार समाज पूरी छूट देता है, बट गर्ल्स के लिए वो क्या होता है, पाबंदियां लगाता है। उसके कारण से जो गर्ल्स होती है, जो गर्ल्स एडोलेसेंट चाइल्ड होती है, दे जनरली अंडरगोज द डिप्रेशन। वो तनाव में पहुंच जाती है कि मेरे में और मेरे भाई में क्या अंतर है। मेरे माता पिता भाई को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाए, एवरेज स्कूल में। भाई को बाहर पढ़ने पहुंचा दिया, कोटा, इंदौर, मुझे यहीं पे जेएनएस कॉलेज में भर्ती करवा दिया। ठीक है, ये एक समस्या है, समझ में आएगी। उसका कारण क्या है कि आज भी लोगों को ऐसा लगता है कि जो पुत्र रहता है वो उनकी बुढ़ापे में सेवा करेगा। लड़कियों में अगर हम पैसा भी लगाएंगे तो लड़कियों तो क्या शादी के बाद ससुराल चली जाएगी। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। फिर इमोशनल चेंजेस, इसमें भावनात्मक उतार चढ़ाव होते हैं बच्चों में। मतलब उनका मनोवेग जो रहता है, संवेग, वो चेंज होता रहता है, उनकी इमोशंस चेंज होती रहती है। और इस इमोशनल चेंजेस के कारण समटाइम दे डज नॉट मेक द एडजस्टमेंट बिटवीन द सोसाइटी या अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये भी एक समस्या बच्चों के अंदर रहती है। मेंटल चेंजेस, मानसिक परिवर्तन से संबंधित समस्या। इस एज में क्या होता है, बच्चों का फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट बहुत फास्ट होते हैं। इसके कारण इसमें क्या होता है, बच्चों का मानसिक परिवर्तन होता है, उनके अंदर जजमेंट, मतलब जो क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, दे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब वो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते। मतलब उनके अंदर ये समस्या नहीं हो पाती, मतलब ये डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे इन सही चुनना है, गलत चुनना है, ठीक है ना। और जनरली मानवीय स्वभाव ऐसा है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हमारा जो प्रथम जो जो डिसीजन रहता है, हम गलत चीज की ओर ज्यादा अग्रसर होते हैं। मतलब हम लोगों के सामने दो चीजें हैं कि एक सही रास्ता है और एक गलत रास्ता, तो बच्चे गलत रास्ते पे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारा ब्रेन गलत चीजों को ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, सही चीजों को थोड़ा डिले, ऐसा नहीं कि सही चीजों को नहीं करता है। बट कुछ बच्चे रहते हैं, दे आर वेरी स्पेशल चाइल्ड। वो बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो कैसा ही माहौल हो, कैसी परिस्थितियां हो, उन सब से वो अलग हटके चलते हैं और दे अचीव देयर गोल्स। मतलब उनके लिए सोसाइटी, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फैमिली का स्टेटस, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस, ये सब कोई मायने नहीं रखती। मतलब वो बच्चे दूसरे से किताब लेकर पढ़ लेंगे, स्ट्रीट लाइट में बच्चे बैठ के पढ़ लेते हैं। घर में अगर लाइट की व्यवस्था नहीं है, घर में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे क्या होते हैं, जो रोड पे लाइट लगी रहती है, जहाँ पर प्रकाश रहता है, वहां पे जाकर पढ़ते हैं। और वैसे बच्चे फिर आगे जाकर बड़ी बड़ी एग्जाम्स क्रैक करते हैं। अब हम जब भी देखते हैं किसी की सक्सेस स्टोरी को, तो उस सक्सेस स्टोरी में बहुत सारा स्ट्रगल छुपा रहता है। फिर उसके बाद होता है सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसा यहाँ पे हुआ था सेक्स अवेकनिंग में बताया था मैंने, कि इसमें बच्चे क्या रहते हैं कि उनको सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उनमें सेक्स अवेकनिंग होता है, उनमें यौन उत्तेजना आ जाती है। तो इसके कारण से वो
होमोसेक्सुअलिटी और हेटेरोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब उनके जो लव अफेयर से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और अगर जहां पर इस बच्चा इस फेज में अगर घुस गया, मतलब इसमें घुस गया, तो उसका पूरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा, मतलब उसका कैरेक्टर भी चला जाएगा, ठीक है ना, मतलब इंसान का धन चला जाता, कोई दिक्कत नहीं, चरित्र नहीं जाना चाहिए, तो इसमें उसका चरित्र भी चला जाता है। फिर उसका सोशल एडजस्टमेंट, मतलब सामाजिक समायोजन की समस्या, मतलब सामाजिक समाज में बच्चे क्या होते, किशोर अवस्था के बच्चे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, माता पिता जाते हैं उनको समाज में ले जाते हैं, तो समाज के मूल्य, समाज के रूल्स फॉलो करने के लिए बोलते हैं, और बच्चा क्या होता है, इन चीजों को फॉलो नहीं करता, वो अलग ही उसका एक लाइफ चलती है, ठीक है ना। तो ये सोसाइटी में वो एडजस्ट नहीं हो पाते। इंफीरियरिटी प्रॉब्लम्स, इंफीरियरिटी मतलब जो मान के चलना, जैसे कोई व्यक्ति रहता है, दो बच्चे हैं मान के चलो, एक बच्चा जो है पढ़ने में होशियार है और एक बच्चा थोड़ा पढ़ने में कमजोर है, तो जो पढ़ने में जो बच्चे होशियार है, उस बच्चे को सभी लोग, सारे टीचर, समाज, सब उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, या और एक बच्चा जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो जो बच्चा थोड़ा कमजोर है पढ़ने में, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार जो होता है, उसके कारण से समटाइम दे कमिटेड सुसाइड, वो आत्महत्या भी कर लेते हैं, तो ये भी एक समस्या रहती है। फिर उसके बाद है वरीज अबाउट फ्यूचर्स, ठीक है ना, भविष्य के निर्माण की चिंता, मतलब इस एज में बच्चे जो रहते हैं ऑलमोस्ट 12th क्लास को पास कर रहे होते हैं, ठीक है ना, मतलब अगर वो फेल ना हो बच्चा अर्ली क्लासेस में, तो इस एज में बच्चा जनरली 11th-12th क्लास में रहता है, और 11th-12th क्लास में जाने के बाद बच्चे को अपने भविष्य की चिंता रहती है, उसे कैरियर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियर निर्माण की समस्या होती है, कि मुझे क्या विषय का चयन करना है, विषय चयन कर लिया तो मुझे उस विषय में किस लाइन में जाना है, मान के चलो मैथ्स से ले लिया तो उसे इंजीनियरिंग में जाना है ना, या और दूसरा कोई लाइन, मतलब इस बैंकिंग में जाना है, या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है। इसी प्रकार से बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया तो उसको ये समस्या रहती है कि मुझे मेडिकल डॉक्टर बनूं, कि नर्सिंग में जाऊं, कि फार्मेसी करूं, कि पैरामेडिकल अदर कोर्सेज करूं, तो ये समस्याएं बच्चों को रहती है ना, तो ये भविष्य निर्माण की चिंता रहती है, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है, और इसमें बच्चे ये चीज में संघर्ष करे थे, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, है ना, मुझे क्या करूं क्या नहीं करूं, जिसको हिंदी में बोलते की कर्तव्य मूढ़ की समस्या से ग्रसित होते हैं। तो ये सारी उनकी किशोर अवस्था की समस्या थी। तो जैसे मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, इसमें सबसे बड़ा रोल जो रहता है कि बच्चा इस एज में ये सारी समस्याओं से ग्रसित तो होगा, ऑब्वियसली, मानव है, समस्या है अपने चारों ओर है, तो हमें क्या करना चाहिए, किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं, खासकर जैसे आप 12th में हैं, तो आप इस पेज में, आप इसके स्टेक होल्डर से हैं सारे, आप सब इसी फेज में हैं, तो अब आपको क्या करें, आपको इनमें से कोई सी भी आपकी भी प्रॉब्लम हो सकती है पर्सनल, जरूरी नहीं कि एक सारी प्रॉब्लम एक ही व्यक्ति की हो, इनमें से जरूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम आपकी हो, आपकी कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने जो जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं उनसे, है ना, डिस्कस करें और उनका प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढें, ठीक है ना, देयर इज ए प्रॉब्लम देयर इज ए सॉल्यूशन, यदि समस्या तो उसका ऑब्वियसली कोई ना कोई समाधान है, और हर चीज के 2-3 ऑप्शन रखे जीवन में, गोल, जब भी आप कोई भी कार्य करें तो उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ऑप्शन रखें, जैसे फर्स्ट अपने को प्राप्त नहीं होगा तो अपन सेकंड करेंगे, सेकंड नहीं होगा तो थर्ड करेंगे, ठीक है ना, तो 3 ऐसी प्रायोरिटीज डिसाइड करके रखें, ठीक है ना, मान के जरूरी नहीं कि आप पहले जिसको आपने फर्स्ट टारगेट में रखा वो उसी में आपको सक्सेस मिल जाए, फिर उसमें नहीं मिले तो आप सेकंड पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, सेकंड में नहीं मिले तो थर्ड पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं, और ये जो मान के चलना, ये प्रॉब्लम केवल हमारे बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट मैटर तो है, बट इट इज ए, यू कैसे, आप यू कह सकते हो कि ये हमारे
दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करना उसका मैंने सॉल्यूशन भी आपको बता दिया, ठीक है ना। और ये सॉल्यूशन है जो है ये सब तो करते ही हैं अपन, बट परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उसको भी ध्यान रखें। परीक्षा में दोनों ही प्रश्न आ सकते हैं, डेफिनेशन आ सकती है ना। और मैंने आपको एक वन वर्ड क्वेश्चन बताया था कि ये सब स्टडी कैसे करते हैं। जो जैसे अपन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं 12वीं के बाद टीचरों से सलाह नहीं लेते और कैरियर काउंसलर के पास पहुंच जाते हैं। कैरियर काउंसलर जो प्राइवेट रहते हैं वो मोटी तगड़ी फीस लेते हैं आपसे और आपको कुछ तो भी सलाह दे देते हैं आपको ऊपर चढ़ा के, ठीक है ना। अरे तुम तो ऐसा कर सकते हो, तुम में ये है वो है, जबकि वो आपका पोटेंशियल जानते ही नहीं कि आपकी क्षमता क्या है। पहले अपना पोटेंशियल जाने कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अपनी फैमिली का बैकग्राउंड देखें, ठीक है ना, कि आपके माता पिता उस काम को उस पढ़ाई को आगे तक करवाने में सक्षम है कि नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल आगे जाकर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद की जो पढ़ाई रहती है वो काफ़ी महंगी रहती है, ठीक है ना। तो ये सब प्रायोरिटीज डिसाइड करें और जीवन में आगे बढ़े, ठीक है ना। ये जो वीडियो है ये आपको बहुत पसंद आया होगा आई थिंक, ठीक है ना। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।